हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कंसिस्टेंसी का लास्ट वाला प्रॉब्लम देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। नाउ फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा। द इक्वेशन इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू लैम्बडा, x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, हैज ए सॉल्यूशन। अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा ये तो पता होना आपको। सॉल्यूशन कब आता, यानी कंसिस्टेंट रहे तभी आएगा सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट कब रहता? जब रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होना चाहिए। कब रहता है? जब रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होना चाहिए। अब इसमें भी दो कंडीशन है। अगर रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता। इफ इट इज रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल रहे तो यूनिक सॉल्यूशन आता। सॉल्यूशन होने के लिए रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए बराबर आना चाहिए। और फिर इसमें भी दो केस बनते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो वो लैम्बडा की वैल्यू पर डिपेंड करता। किस पर डिपेंड करता? लैम्बडा की वैल्यू। तो मेरे पास ये लैम्बडा ये आ गया, मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो देखना इधर, तो ये तीनों इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया, अरेंज इन द मैट्रिक्स, अरेंज इन द इक्वेशंस। पहले x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट इक्वेशन, देन सेकेंड, देन थर्ड। ये तीनों इक्वेशन को उठा के यहाँ लिखा वन बाय वन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब इसको मैट्रिक्स में रखना है आपको। क्या रखना है? मैट्रिक्स में। तो अरेंज इन मैट्रिक्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला अरेंज इन मैट्रिक्स मीन्स व्हाट। जैसे आपने ये वर्ड लिखे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, एक ये मैट्रिक्स आएगा सर, एक ये वाला मैट्रिक्स आएगा, देन दिस इज थर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ अरेंज इन मैट्रिक्स इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। इट इज व्हाट? एक्स वाई जेड के बाजू वाला नंबर और कोएफिशिएंट। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, इस साइड में भी वन है, ये टू है, ये फोर है, 1 4 10। ठीक है ना? और राइट हैंड साइड समझता आपको। तो क्या करेंगे हम लोग? 1 1 1 1 2 4 1 4 10। दिस वन इज एक्स वाई जेड, दिस इज 1 लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड। फिर आपको बोल बोल के थक गया मैं। ये जो मैट्रिक्स है ये ए है और ये एक्स है, दिस वन इज बी, ये आपका बी है। नाउ ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको इक्वेशन वन बोल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में काम में आता है इसका। ठीक है, अब ए का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो अब ए का वैल्यू आ गया, ए और बी का वैल्यू को यूज कर लो, तो उससे आप एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनेंगे। तो लेट सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए बाय बी, इट इज लाइक दिस। तो सी इज ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? ए और बी का कोएफिशिएंट। ठीक है, ए और बी का मैट्रिक्स का एडिशन भी बोले तो चलेगा। 1 1 1 1 2 4 1 4 10। और ये वाला क्या आएगा? 1 लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर। फिर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देख लो मेरे दोस्तों, अरे क्या बात है सर, इस साइड वाला ए, इस साइड वाला बी। ठीक है ना? तो पहले आपका ए आ गया, देन बी आ गया। ओके, तो ये आपका ए और बी आ गया। तो आप चेक करना, फिर वही पुरानी कहानी, इसको सी को सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, रैंक मेथड से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपका कंसिस्टेंसी सॉल्व कर रहे हैं अपन तो रैंक आना जरूरी है। फिर रैंक मेथड आपको यूज करेंगे हम लोग। तो ये सी का रैंक निकाल लेंगे अपन। क्या निकाल लेंगे? सी का रैंक। और कोई बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो ए मैट्रिक्स भी अलग निकाल के रख देंगे अपन। तो ए मैट्रिक्स क्या था? साइड में ले लो, 1 1 1 1 2 4 1 4 10। और बी इज व्हाट? 1 लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर, दिस वन इज बी। तो ये सब मैट्रिक्स अलग निकाल के रख दिए। अब आपको रैंक निकालना है इसका, सी का रैंक। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में रैंक किस तरह आता है सी का। ठीक है, अब ये सी का अपन रैंक निकाल लेंगे। सी इज व्हाट? दैट इज ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। अब आपको इसका रैंक निकाल के आता, सबसे पहले आपको इस तरह देखना, इस तरह लाइक दिस। ठीक है, बिलो द डायगोनल एलिमेंट को जीरो, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। ठीक है, फिर ये भी 4 को भी जीरो करना है आपको, ये एलिमेंट को जीरो करना है। फिर आपको बोल बोल के थक गया मैं कि किस तरह आपको जीरो करना है, प्रोसीजर आपको पता है। अभी तो क्लियरली समझ में आ रहा कि 1 माइनस 1 जीरो होता, 1 माइनस 1 जीरो होता, यहां से भी 1 माइनस 1 जीरो होता। किसमें चेंज आ रहा? तो सर R2 में चेंज आ रहा। तो जिसमें चेंज आ रहा उसको पहले लिख लो, दैट इज R2 माइनस R1। ठीक है, देन R3 में चेंज आ रहा, दैट इज R3 माइनस R1 कर दो। तो जब आप R2 माइनस R1 करेंगे, R3 माइनस R1 करेंगे तो कौन सी वैल्यू मिलती है? अगर आपको प्रॉब्लम है
तो मैं साइड में लिख लेता हूँ। पहले ये ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। इस ऑपरेशन को देख लो एक बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R2 दैट इज 1 2 4 लैम्बडा और R1 दैट इज 1 1 1 1। तो व्हाट इट बिकम माइनस 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 माइनस, ठीक है ना। नाउ 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, लैम्बडा माइनस 1। ये एक ऑपरेशन आ गया आपका, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हो और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बच्चों के लिए बेसिक के लिए बता रहे हैं आपको कि समझे आपको प्रॉब्लम। देन R3 वाला ऑपरेशन, R3 इज व्हाट, तो इसको इस साइड में ले लेंगे, स्पेस लगेंगे। R3 इज व्हाट, R3 is 1 4 10 lambda square, ठीक है। नाउ R1, सर R1 को किसी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करने का, नहीं। क्यों नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 माइनस 1 0 होता, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आंसर आता। जब कब करना पड़ता है, जब आपको कोएफिशिएंट सेम बना रहे, आपको नंबर को सेम बना रहे, तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, ताकि वो बैलेंस हो जाए दोनों भी नंबर, ठीक है, सेम हो जाए और उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ये तो रेडीमेड मिल गया आपको, ये भी 1 है, 1 है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, इस तरह। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गया 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 9, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1। तो रख दो ऑपरेशन। फिर मैंने आपको बोला C इज इक्वल टू वॉट, तो C इज इक्वल टू वॉट, तो चेक करना। पहले 1 में तो चेंज नहीं आया, 1 1 1 1, ठीक है। R2 में क्या आया आपका वैल्यू, 0 1 3, लैम्बडा माइनस 1, 0 3 9, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब बिलो द डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0, हो गया क्या? नहीं सर, क्यों? क्यों सर, क्यों नहीं हुआ? देख लो, चेक कर लो। ये नंबर 0 चाहिए, ये बाकी रह गया। तो 3 जब तक 0 नहीं होगा तब तक प्रोसीजर आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मेरे को तो दिख गया 3 किस तरह 0 होगा। सर कैसा? चलो बोलो बोला किस तरह। तो सर आ गया मेरे दिमाग में, अगर मैं R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जैसे ही मैं R2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 9 0, आ गया 0। देखना मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R2, R3 माइनस 3R2। तो ये ऑपरेशन आपको साइड में लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे आप R3, अब R3 क्या है आपके पास, 0 3 9, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1। नाउ 3R2, 3R2 मीन्स व्हाट, यानी R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करना फ्रेंड, हाँ ये नहीं आता मेरे को। इसको 3 से करें, 3 होगा, 3 3 से 9 होगा, 3 लैम्बडा जा 3 लैम्बडा आ जाएगा, 3 1 जा 3। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। अब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो चेक करना क्या बना आपके पास, यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 लैम्बडा आ जाएगा, और ये ऊपर माइनस 1 है, नीचे प्लस 3 है। तो माइनस 1 प्लस 3 क्या बनता, प्लस 2 बनता। ये ऐसा आना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर ये आपने एज इट इज क्यों लिख लिया? ये देख लो, ये क्या है, लैम्बडा स्क्वायर है, नीचे वाला क्या है, लैम्बडा है, सब्ट्रैक्ट थोड़ी होगा, दोनों अलग अलग है। एक लैम्बडा स्क्वायर है और दूसरा लैम्बडा है। तो आपको क्या करना है, एज इट इज लिखना है। लैम्बडा स्क्वायर क्या था, पॉजिटिव था, लिख लिए। और 3 लैम्बडा क्या है, निगेटिव है, तो वो निगेटिव लिख लिए। अब हाँ, ये नंबर है ऊपर वाला, नीचे वाला भी क्या है, नंबर है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस 1 प्लस 3 कितना होता, 2 होता, तो ये प्लस 2 आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, ये हो गया R3। अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा स्पेस बना के चेक करो। अब देखना मेरे दोस्तों, हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे R3 में। नाउ C इज इक्वल टू, अब जो भी ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन बना, R3 में चेंज आ रहा, बाकी एज इट इज 1 1 1 1 0 1 3 लैम्बडा माइनस 1, इस 1 0 0 0, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2, ठीक है ना। ये प्लस 2 आ जाएगा, चेक करना आपने, ये ऐसा आएगा प्लस 2, इस तरह, ठीक है। अब आप देखना है रैंक ऑफ सी किस पर डिपेंड करता है। तो सर लैम्बडा की वैल्यू पर डिपेंड करता। रैंक ऑफ सी किस पर डिपेंड करता, लैम्बडा की वैल्यू पर। तो चेक कर देंगे आप लोग, एक बार फिर से लिखूंगा मैं, ये 0 0 0, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2,
ठीक है ना। तो रैंक ऑफ सी डिपेंड करता है लैम्बडा की वैल्यू पर। तो आपका लैम्बडा का वैल्यू किस तरह डिसाइड होगा, तो इसके अपन फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, कैल्सी में निकल जाते हैं इसके फैक्टर। अगर आप कैल्सी में जाएंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन में 3 लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 0, 0 भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर कैल्शियम में रखेंगे इसको, लैम्बडा स्क्वायर का वैल्यू 1 रखना कोएफिशिएंट उसका, फिर लैम्बडा का कोएफिशिएंट -3, फिर 2 रखेंगे, तो आपके पास दो आंसर आएंगे। एक आंसर आएगा 1 और एक आएगा दूसरा 2। तो ये आंसर आ जाएंगे आपके लैम्बडा के। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं लैम्बडा स्क्वायर का, तो आप तो मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 3 आना चाहिए। तो 2 1 जा 2 होता, एक 1 आ जाएगा और एक 2 आ जाता। देखो, नोटिस करो, 2 1 जा 2, -2 -1 तो -3, इस तरह। या फिर डायरेक्ट कैल्सी में आता। तो अब आपका क्या काम है, अब आपके पास लैम्बडा के दो वैल्यू आ गए। कितने वैल्यू आ गए, दो। एक आ गया 1 और दूसरा आ गया 2। ठीक है ना। तो अब इसका लैम्बडा का सोल्यूशन निकालना है। उसने बोला सोल्यूशन निकाल दो। सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या रहेंगे कि बाबा लैम्बडा ऑफ सी इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ ए ना, सॉरी रो ऑफ सी इज इक्वल टू रो ऑफ ए आना चाहिए, या फिर रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आना चाहिए। अब ये कब डिपेंड करेगा, तो आप लिखेंगे द सिस्टम विल हैव अ सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, तो कब सॉल्यूशन देगा है, जब रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रहेगा, और वो किस पर डिपेंड करता, लैम्बडा की वैल्यू पे। अब अगर वो सॉल्यूशन दे रहा है, सपोज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी है, तो उसके केसेस बनेंगे। केसेस क्या बनेंगे, एक बार आपको लैम्बडा का वैल्यू 1 रखना है, उसको सॉल्व करना है क्या सॉल्यूशन दे रहा। ठीक है ना, कौन सा सॉल्यूशन दे रहा। अगर वो इक्वल है तो कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस है तो आप लोग सॉल्व करेंगे। कंसिस्टेंट अगर है तो फिर आपको बताना पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये भी बोल सकते, आप इस तरह भी बोल सकते हैं द सिस्टम विल हैव कंसिस्टेंस, द सिस्टम हैव कंसिस्टेंस, ऐसा भी बोल सकते। ठीक है ना, अगर वो कंसिस्टेंट है तो फिर वही पुरानी कहानी, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है ना। अब आपको अगर वो कंसिस्टेंट है तो फिर आपका केस बने यूनिक सॉल्यूशन देगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, वो बताना पड़ेगा। तो वो किससे डिसाइड करेंगे, वो लैम्बडा की वैल्यू से। तो एक बार लैम्बडा का वैल्यू 1 रख के चेक करना, एक बार लैम्बडा का वैल्यू 2, तो हम लोग उसको नेक्स्ट स्लाइड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अपने रैंक में निकाल लिया और ये कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, फिर मैंने आपको बोला लैम्बडा की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो लैम्बडा के तो दो आंसर है, एक आया 1 एक आया 2, तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो तो लैम्बडा की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो पहला केस बनेगा पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 2। जैसे आप लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू 2, तो व्हाट इट बिकम 1 1 1 1 0 1 3। लैम्बडा का वैल्यू 2 रखे तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लो इक्वेशंस के अंदर। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे चेक करना। तो पहले एक इक्वेशन आएंगी कांस्टेंट की, एक इक्वेशन आएंगी वेरिएबल की, और एक आएंगी ये कोएफिशिएंट की इक्वेशन मैट्रिक्स आएंगी। सॉरी, पहली एक इक्वेशन कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स आएंगी, दूसरा वेरिएबल की मैट्रिक्स आएंगी, और थर्ड वन इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो क्या आएगा 1 1 1 0 1 3 0 0 0 एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा 1 1 0। इस तरह सॉल्व करें, इसको सॉल्व करो, चेक करो क्या होता है। तो आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये हो जाएगा सेकंड वाला y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी आपका 1 आ जाएगा। अब चेक करना, ये तो लास्ट वाला तो 0 तो सॉल्व नहीं करते। अब ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रहा। क्यों सर क्यों, ताकि इसका रैंक अगर आप नोटिस करेंगे, ए का रैंक भी 2 आ गया और इसका रैंक भी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, दोनों का रैंक 2 है। सी का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी 2 रैंक है और इसका मैट्रिक्स का भी 2 है। और जिसका रैंक सेम रहता और उसके नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से कम रहता तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देता, क्योंकि अननोन वेरिएबल कितने हैं इसमें, 3 है, एक्स वाई जेड है। रैंक कितनी आ रही है, 2 आ रही, रैंक आपकी 2 आ रही, और लेकिन रैंक आपकी 2 आ रही है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3 है, तो लेस देन है, तो लेस देन है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अभी देखना है इसको,
आप कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं इसके अंदर। क्या कर सकते हैं? एक वैल्यू कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर क्या? कोई भी एक वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर कौन सी वैल्यू? या तो y को अज्यूम करो या z को अज्यूम करो। तो इस बार अपन z लेंगे। तो कोई भी एक वैल्यू पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी, तो पुट z z इज इक्वल टू t। तो जैसे आपने z इज इक्वल टू t लिए, तो तब क्या हो जाएगा? y प्लस 3t इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3t, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3t। तो z का वैल्यू t आ गया, y का वैल्यू 1 माइनस 3 आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, y का वैल्यू यहाँ या z का वैल्यू रख दो, तो उससे मुझे x मिल जाएगा आपको, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रहा। वो भी क्यों दे रहा? रैंक ऑफ c इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ c इज इक्वल टू रैंक ऑफ a लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो रख दो यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 3t प्लस t इज इक्वल टू 1। सर कहाँ रखे? यहाँ पे रखा। y का वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3t रख दिया हूँ। z का वैल्यू क्या है? 1 है, तो वो रख दिया हूँ, और इज इक्वल टू 1। अब इसको देखना है इधर, ये 1 और ये 1 कैंसल, और यहाँ पे से माइनस 3 प्लस 1 2 हो जाता, तो माइनस 2 हो जाता, इक्वल टू 0 होता। अब ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2t हो गया। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो ये आपका x आ गया, ये y आ गया, और ये z आ गया। आपने z को अज्यूम करे, कोई बच्चा y को अज्यूम करके कोई दूसरा आंसर भी ला सकता। ये तो ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने बहुत बार, कोई किसी को भी आप अज्यूम कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप किसको अज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू टी लिया, z t लेने से 3t इज इक्वल टू 1 हो गया। ये 3t उधर गया तो माइनस माइनस 3t हो गया। अब ये y का वैल्यू यहाँ रख दिया, और z का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ था, यहाँ पे रख दिया। फिर इसको रख के x निकाल लिया, तो जहाँ पे y का वैल्यू y रख दिया, और z का वैल्यू जो भी है वो रख दिया, उसको सॉल्व कर लिया तो x मिल गया। तो इस तरह आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिला। क्यों मिलता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन? बार बार बोल रहा हूँ मैं, ताकि आपको याद हो जाए। रैंक ऑफ c इज इक्वल टू रैंक ऑफ a तो चलता, बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आया तो तब आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन चलता, क्योंकि इसका कितना रैंक है? 2, इसका रैंक भी 2 है, बट अननोन वेरिएबल कितने हैं? 3 है, तो ये तो लेस देन हो गया अननोन वेरिएबल से, तो इसलिए आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएगा। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 आपका सॉल्व हो गया। अब इसी तरह आपको लैम्बडा इज इक्वल टू 1 सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देखते हैं। ठीक है, अब अपन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका तो सॉल्यूशन देगा, और कंसिस्टेंस है। ये तो बोल बोल के थक गया मैं, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए क्यों सॉल्यूशन निकलता है। जब तक मैट्रिक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और सॉल्यूशन भी दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और एक रहता है यूनिक सॉल्यूशन। कब? जब मैट्रिक्स कंसिस्टेंट रहे, तो इनकंसिस्टेंट रहे तो सॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है उसके भी दो केस बनते। कौन से केस बनते? एक बनता इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और एक बनता यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब बनता? जब रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो रहता, बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल रहता। और यूनिक सॉल्यूशन कब रहता? जब रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर में, तब आपका यूनिक सॉल्यूशन बनता है। तो देखेंगे इधर, तो सी का वैल्यू अगर तुम 1 रख देंगे तो क्या बनेगा देख लो। तो 1 1 1 1, और ये आ जाएगा 0 1 3, फिर 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। लैम्बडा का वैल्यू जैसे आप 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है सर, 2 रखे पहले तो तब भी 0 ही आता था ये क्योंकि लैम्बडा का वैल्यू 1 और 2 ये इक्वेशन से ही मिला ना, इसका मतलब इसमें सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करता है कोई इक्वेशन के, तो उसका इक्वेशन का आंसर 0 आता। तो देख कर रख कर देख लो, लैम्बडा का वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 3 प्लस 2 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको मैट्रिक्स को बना लो। किस तरह बनाएंगे? तरह ये हो गया, पहले एक मैट्रिक्स आएंगे, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स आएगा, एक आएगा वेरिएबल का मैट्रिक्स, और एक आएगा कांस्टेंट का मैट्रिक्स। तो पहला इस तरह वाला नंबर 1 1 1 0 1 3 0 0 0 x y z, और ये आ जाएगा 1 0 0 तरह आ जाएगा। अब चेक करना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बना? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 बना। ठीक है, नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अभी देख लेना, y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। चेक करना अभी, तो क्या होगा। और थर्ड वाला क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये तो आंसर 0 ही है। थर्ड रो क्या है? 0 है, तो सॉल्व नहीं भी करे तो चलता। ठीक है, अब ये भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रहा। अब आप बोलेंगे सर कैसा? अगर आप इसका रैंक देखेंगे तो इसका रैंक 2 है, रैंक ऑफ सी। मैं ये रो से डिनोट करता, इससे डरना नहीं है। और इसका रैंक जो है
और रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 2 आ गया। चेक कर लो, दोनों इक्वल तो है बट नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से कम है। तो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड 3 है, और रैंक कितनी आ रही है, 2 आ रही, तो लेस देन आ रहा। जब लेस देन आया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देता। तो इस ये केस में क्या करते हैं हम, कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लो, तो हम लोग z को अज्यूम कर रहे हैं, तो पुट z इज इक्वल टू t रख दो, जहाँ z है वहां t रख दो। जैसे आप z की जगह t रख देंगे तो y प्लस 3t आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस 3t उधर गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3t आ जाता। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी चेक कर लो क्या होगा, तो ये y इजिकल टू माइनस 3t आ गया, z इजिकल टू t आ गया। इसको यहाँ रख दो इक्वेशन में, इसको यहाँ रख दो, यहाँ से क्या मिलेगा, x मिलेगा। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, वैल्यू रख के आना चाहिए। x माइनस 3t प्लस t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 3t प्लस टी, माइनस 2t आता इज इक्वल टू 1। अब माइनस 2t उधर गया तो प्लस 2t आ जाएगा, तरह प्लस 2t प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका x आ गया, ये y आ गया, दिस वन इज z, ये आपका z आ गया। इस तरह आपको सॉल्यूशन देगा, ये भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ t में आया इसलिए इस तरह सॉल्व कर लेंगे आप लोग। क्या करें हमने, रैंक ऑफ c कितना है, 2 है, रैंक ऑफ a कितना है, वो भी 2 है, बट नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3 है, तो लेस देन रहे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देता। बस आपको केसेस समझ में आना चाहिए। पहले प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिए, फिर लैम्बडा का वैल्यू निकाल लिए, और अगर वो सॉल्यूशन देगा तो वो दो चीजों में से एक ही देगा, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा या यूनिक सॉल्यूशन देगा। फिर वो अपने केसेस बताया और लैम्बडा के 2 वैल्यू आए तो 1 बाय 1 हमने उसको सॉल्व करे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आपको सॉल्व करना है। आपको ये जो प्रॉब्लम है पूरी प्रोसीजर क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, प्रोसीजर 1 बाय 1 अगर आप सॉल्व करेंगे तो सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।